नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PGS पर। साथियों, आज 31 दिसंबर है और 2025 का आखिरी दिन है। तो आपके लिए एक बेहतरीन आर्टिकल लेकर आए हैं। GS2 और GS3 आप जैसे जानते हैं, इनके काफ़ी संपादकीय हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज ये दैनिक जागरण से अपना एक GS4 के लिए आर्टिकल लेकर आए हैं। अच्छा आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सुशासन की रीढ़ है नैतिकता। तो ये लेखक जो है बात करते हैं कि सुशासन में नैतिकता का क्या रोल है। और ये 25 दिसंबर को जैसे सुशासन दिवस मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस पर तो ये सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इसी के लिए ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है कि किस प्रकार से सुशासन का मीनिंग क्या है और क्या क्या सुशासन होना चाहिए और कैसे एथिक्स अर्थात नीतिशास्त्र या नैतिकता का प्रयोग सुशासन में करना चाहिए और उसको सुशासन में बदल देना चाहिए। तो ये देखिए, कुछ हाईलाइट किया मैंने, 2-4 लाइनें पढ़ देते हैं, उसके बाद ये अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। अभी क्वेश्चन बता देते हैं, क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। देखिए, जब प्रशासन में नैतिकता कमजोर होती है तब सर्वश्रेष्ठ संस्थागत ढांचे भी निष्प्रभावी हो जाते हैं। इस कथन की पुष्टि उपयुक्त तर्कों एवं उदाहरणों के साथ कीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संस्थान कितना भी प्रभावी हो, नियम कानून कितने भी सख्त हों, लेकिन अगर लोक सेवकों में नैतिकता नहीं है या उस संस्थान में नैतिकता नहीं है तो सब निष्प्रभावी हो जाते हैं, संस्थान भी और नियम कानून भी। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका टू द पॉइंट आंसर लिखा गया है आपके लिए। ये एक डायग्राम बनाया गया है, इसको समझाएंगे क्या डायग्राम है। ये एक कथन दिया गया है, यहाँ पर लॉर्ड एक्टन का कथन है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। इसको समझेंगे किस संदर्भ में कथन दिया गया है और संस्थागत नैतिकता के अभाव में संस्थागत विफलता क्या होती है और प्रभावी कैसे बनती है, ये सब डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो बड़ा ही अच्छा ये आर्टिकल है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों बताना चाहूँगा कि एक नैतिक बैच चल रहा है 4.0, चौथा बैच शुरू हो रहा है। ये एथिक्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें 2 क्वेश्चन डेली दिए जाते हैं आपको। 1 महीने में आपका पूरा एथिक्स तैयार करा दिया जाता है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, और मॉडल उत्तर भी दिए जाते हैं। उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे 9811504781, और हमारा ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फोकस IAS PCS। यहीं पर आपको ये सब PDF मिलती हैं और बाकी काम का कंटेंट भी मिलता है। तो अभी शुरू करते हैं अपना आर्टिकल। 1 मिनट के अंदर ये पढ़ लेते हैं मेन चीज़ें। देखिए, ये लिखा हुआ है इसमें कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन को कागजों से जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदारों में नैतिकता का होना अनिवार्य है। अर्थात जिम्मेदार कौन है? जो भी हमारे लोक सेवक है और आम नागरिक भी, जनता भी इसके हितधारक है। शासन की एक हितधारक जनता भी होती है, क्योंकि जनता को शासन का लाभ मिलता है। ये देखिए, ये बताया इन्होंने, APJ अब्दुल कलाम का एक कथन है यहाँ पर। इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहाँ से उत्पन्न होती है? यह कभी न खत्म होने वाले लालच से आती है। अर्थात भ्रष्टाचार तभी होगा जब व्यक्ति को लालच होगा। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए इस लालच के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, और मैं क्या दे सकता हूं कि भावना के बदले को बदलना होगा। मैं क्या दे सकता हूं कि भावना को इस स्थिति में बदलना होगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जब ये सोचेगा कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं, ये नहीं कि मैं समाज से या देश से क्या ले सकता हूं, तो तभी नैतिकता आएगी। क्यों? अभी आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति या लोक सेवक क्या सोचता है कि मैं क्या ले सकता हूँ। योजनाएं कोई बनेगी तो जो अपात्र है, जो उसके पात्र भी नहीं है, वो भी अपने जुगाड़ में रहेंगे कि यार मैं इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, है ना। कोई टेंडर छूटेगा तो ठेकेदार क्या है, वो सोचेगा कि मैं इससे कितना ले सकता हूँ, कितना कमा सकता हूँ। अधिकारी लोग भी ऐसे ही करते हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो होते हैं। लेकिन जब मैं क्या ले सकता हूँ उसे, मैं क्या दे सकता हूँ की भावना आएगी, तो क्या होगा? सुशासन आएगा और नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा। ये देख सकते हैं। दूसरा,
देखिए, जब भी नैतिकता की बात आती है, अर्थात शासन में जब नैतिकता आती है, वहाँ पर आप 3-4 चीज़ें कोट कर सकते हैं। आपको ये कीवर्ड पता होना चाहिए। पहला क्या है? आचार संहिता। दूसरा क्या है? संविधान समीक्षा आयोग एक 2001 में बना था। ये इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बताया था कि शासन में से भ्रष्टाचार कैसे हटाया जा सकता है और कैसे नैतिक शासन आ सकता है। ये देखिए, ये पढ़िए आप। संविधान में कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा वर्ष 2001 में प्रशासन में ईमानदारी को लेकर जारी परामर्श 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 पत्र में कई विधायी और संस्थागत मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था। इसमें बेनामी संपत्ति, अवैध लेन देन और सिविल सेवकों द्वारा अर्जित संपत्तियां आदि शामिल थी। तो ये सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। भ्रष्टाचार के पैसे से आदमी क्या करता है? बेनामी संपत्ति करेगा, अवैध लेन देन करेगा, संपत्ति अर्जित करेगा। तो यही सब बताया हुआ है। अच्छा, जब भी सुशासन की बात आती है या नैतिक मूल्यों की बात आती है, तो हम एक ये ब्रिटेन की नोलान समिति है, आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो सब पढ़ लीजिए। नोलान समिति, इसका भी उदाहरण हम बार बार देते हैं और देना भी चाहिए आपको, क्योंकि नोलान समिति क्या थी? नोलान समिति बोलिए, नोलान बोलिए। नोलान समिति ने क्या किया था? इन्होंने 7 प्रमुख जो है बातें बताई थी या मूल्य बताए थे एक किस्म से, या गुण बताए थे कि जो एक लोक सेवक में या एक संस्था के में होने चाहिए। क्या क्या गुण थे? इनको आप शॉर्ट में देख लीजिए। इसकी एक ट्रिक है, सिया हुल करके, ऐसा ही है, HOOL। इनको ऐसे याद कर लीजिए आप, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में आते हैं ना, शासन में नैतिकता, तो आपको ये 7 मूल्य लिखने होते हैं, है ना। सीधा सीधा आप नोलान समिति के तहत ये 7 मूल्य बताए गए, ये आप बता सकते हैं। लेकिन इनमें से क्या होता है कि एक आध भूल जाते हैं, तो इसलिए इसका ये ट्रिक बना लीजिए आप, सिया हुल, SIAHOOL, सिया हुल। ऐसे क्या है? सेल्फलेसनेस, इंग्लिश का है शब्द, सेल्फलेसनेस अर्थात निस्वार्थता, जो ये पहले वाला है, निस्वार्थता। आई से क्या है? इंटीग्रिटी अर्थात सत्यनिष्ठता। ए से क्या है? अकाउंटेबिलिटी अर्थात जवाबदेही, जो यहाँ लिखा हुआ है, SIA हुआ। एच से क्या है? एच से आपका होगा ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी, ये लिखा हुआ देखो यहाँ आर्टिकल में, SIAH। अब ओ से आएगा, एक ओ से आएगा ओपननेस, है ना। ओपननेस से क्या होगा? खुलापन अर्थात निर्णयों में खुलापन होना चाहिए। और एक ओ से आएगा ऑब्जेक्टिविटी अर्थात वस्तुनिष्ठता, हिंदी में लिखते हैं वस्तुनिष्ठता, है ना। और एल से क्या है? लीडरशिप अर्थात नेतृत्व होना चाहिए। भाई लोक सेवा के अंदर नेतृत्व होगा तभी तो लीडरशिप होगी, तभी तो अच्छे से कार्य कर पाएगा। तो सिया हुल, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। और ये 7 सिद्धांत ऐसे बनाकर डायग्राम के थ्रू आप लिख सकते हैं। सीधा ऐसे बनाइए, बॉक्स में लिख दीजिए, या एक साथ कोनों वाला ऐसे डायग्राम बना लीजिए और हर कोने पे ऐसे लिख दीजिए कि ये सिया हुल। और सिया हुल मत लिखना, मतलब ये नोलान समिति के द्वारा 7 सिद्धांत दिए गए हैं शासन में नैतिकता स्थापित करने के। तो ये आपका तैयार हो गया, है ना। इसके बाद देखिए, संस्थाओं की बात आएगी तो हम लिखेंगे संस्थाएं लिखेंगे, कुछ नियम कानून लिखेंगे कि जिनसे क्या है, नैतिक शासन स्थापित किया जा सकता है। संस्थाएं कौन कौन है जो भ्रष्टाचार को रोकती है? जैसे आप जानते हैं, CBI, ED, है ना, लोकपाल, है ना, लोकपाल और लोकायुक्त, है ना। केंद्र में लोकपाल होता है और राज्यों में क्या होते हैं? लोकायुक्त, है ना। अगर यूपी स्पेशल क्वेश्चन आता है तो आप लोकायुक्त संस्था का बात करेंगे। उसके अलावा अन्य संस्थाएं भी होती है हमारे, जैसे पुलिस भी एक संस्था है अपने आप में, उसको आप बता सकते हैं। वही अगर नियम लिखना है तो ये आप बताएंगे। भारतीय न्याय संहिता BNS जो अभी नई बनी है, उसमें भी नैतिकता को बढ़ावा दिया गया है। कई कानून मौजूद है, लेकिन बात वही है कि ये कानून भी क्या है? निष्प्रभावी हो गए अगर इन कानूनों को जो पालन करता है वही संस्था या व्यक्ति क्या नैतिक नहीं होगा। जब नैतिक नहीं होगा तो वो कई प्रकार के लूप होल ढूंढेगा और उन कमजोरियों के नियमों की उन कमजोरियों का फायदा उठाकर क्या करेगा? अपने निजी हित को साधेगा और सार्वजनिक हित को ताक पर रख देगा। तो इसका पाठ्यक्रम का लिंकेज सीधा पाठ्यक्रम से इसका लिंकेज बता देते हैं, जो आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, या ये आर्टिकल है, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, है ना। लोक या सिविल सेवा में मूल्य एवं लोक प्रशासन में नैतिकता, ये सीधा लिखा हुआ है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस अर्थात शासन में शुचिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिक शुचिता, ये सब इसके तहत आएगा। और अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस अर्थात उत्तरदायित्व और नैतिक शासन, ये सब इसके तहत आएंगे। तो ये क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से। जब शासन में नैतिकता कमजोर होती है, नैतिकता कमजोर होती है तो तब सर्वश्रेष्ठ संस्थागत ढांचे भी निष्प्रभावी हो जाते हैं, अर्थात वो ठीक से काम नहीं करते हैं। इस कथन की पुष्टि उपयुक्त तर्क एवं उदाहरणों के साथ आपको करनी है। तो सीधा सा क्या करेंगे, इन संस्थाओं से जुड़ा एक छोटा सा इंट्रो दे देंगे हम, और फिर अपना मेन जो पॉइंट है हमारे उनके अकॉर्डिंग अपना मेन आंसर लिखेंगे, मेन बॉडी। ये भूमिका है, ये भूमिका शब्द ऐसे आपको समझाने के लिए, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, सीधा यहाँ से शुरू कर देना है उत्तर। आधुनिक शासन में अनेक सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्थाएं जैसे कानून, नियम, निगरानी निकाय, तकनीकी प्रणालियां विद्यमान हैं, परंतु जब इन संस्थाओं को संचालित करने वाले लोक सेवकों की नैतिक चेतना कमजोर होती है, तब ये संस्थाएं केवल औपचारिक ढांचा बनकर रह जाती है। अतः स्पष्ट है कि नैतिकता के बिना सर्वश्रेष्ठ संस्थागत श्रेष्ठता प्रभावहीन हो जाती है। तो आप समझ लीजिए, देखिए लोकपाल जैसी संस्था है ना, उनका काम क्या है कि जो हमारे लोक सेवक है उनमें अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उनको देखना है, उनकी निगरानी करना है, उन पर कार्रवाई करनी है। लेकिन आप देखते होंगे यूपी में भी लोकपाल है, अन्य राज्यों में भी लोकपाल है, लगभग सभी राज्यों में, लेकिन क्या भ्रष्टाचार कम हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाया है? नहीं लग पाया है। इसका अर्थात क्या है कि ये संस्थाएं खुद में निष्प्रभावी है, इनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। सीबीआई, ईडी है ना, जिसे प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं हिंदी में, ईडी, और आपका एटीएस वगैरह दुनिया भर की संस्थाएं हैं, लेकिन उस बावजूद उसके भी क्या है, नैतिकता में कमी आती जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब व्यक्तिगत नैतिकता ही नहीं होगी, देखिए क्या जैसे बोलते हैं ना कि भाई हर एक व्यक्ति को तो इंटरोगेट करना मुश्किल होता है ना, लेकिन अगर उनके अंदर नैतिकता का प्रभाव होगा, वो नैतिक बनेंगे तो वो खुद ब खुद अच्छा काम करेंगे। तो नैतिकता एक ऐसी चीज़ है जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। अगर हम नैतिकता किसी के अंदर समावेश करते हैं नैतिकता का, तो क्या है, फिर उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, फिर वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, मतलब पहले से ही व्यक्ति इतना अच्छा बन जाएगा कि वो कुछ गलत काम करेगा ही नहीं। अब देखिए नैतिकता क्यों संस्थाओं से अधिक निर्णायक है। भाई संस्थाएं बनाने से तो काम नहीं चलेगा ना, नैतिकता भी चाहिए, है ना। तो ये हेडिंग यही है, क्वेश्चन की मांग के अनुसार हम बताएंगे कि भाई नैतिकता संस्थानों से भी ज़्यादा प्रभावी है या अधिक निर्णायक है। तो ये मेन हेडिंग डालेंगे, कैसे है फिर ये बता देंगे हम इसको ना 3-4 पॉइंट में। संस्थाएं नियम बनाती है, बिल्कुल, है ना, जैसे हमारी संसद क्या है, नियम बनाती है, लेकिन ये जरूरी थोड़ा ही है कि संसद प्रभावी हो, उसके जो बनाए हुए नियम है ना। खुद सांसद पे आरोप लगते हैं। एडीआर की रिपोर्ट आप देखिए, एडीआर की जो रिपोर्ट होती है उसमें खुद बताया हुआ है कि कितने 50% से भी अधिक कितने एमपी एमएलए क्या है, इनके ऊपर कोई ना कोई कार्य मुकदमा चल रहे हैं, तो उनका चरित्र ठीक नहीं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो ये इस प्रकार का आप उदाहरण दे सकते हैं एडीआर का, है ना। देखिए संस्थाएं नियम बनाती है, नैतिकता उनका विवेकपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करती है। किनका? नियमों का यांत्रिक पालन, अर्थात जैसे नियम लिखे हैं एज इट इज अगर उनको अक्षर से पालन करेगा लोक सेवक, कई बार अन्याय को जन्म दे देता है। नैतिक विवेक ही उन्हें मानवीय बनाता है। जैसे एक इसका बड़ा कॉमन सा उदाहरण है कि आप अगर पीडीएस वितरण कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, बायोमेट्रिक जरूरी होती है, लेकिन अगर किसी बुजुर्ग के फिंगरप्रिंट मिट गए हैं, बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ये थोड़े कि नियमों का पालन करेंगे आंख बंद करके कि भाई बायोमेट्रिक नहीं हो रहे हैं तो इसको अनाज नहीं दिया जाएगा। इसमें आप छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण दे दीजिए कि छत्तीसगढ़ में अभी 1-2 वर्ष पूर्व की बात है, एक लड़की भूख से मरी थी, गरीब लड़की, क्योंकि उसको पीडीएस नहीं मिला था। तो इस प्रकार के आप उदाहरण दीजिए इसमें कि किस प्रकार से यांत्रिक पालन नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर नैतिक विवेक भी होना चाहिए, इतनी समझ भी होनी चाहिए लोक सेवकों के अंदर कि उन्हें कैसे कार्य करना है। दूसरा देखिए, नैतिकता ही संस्थानों के जनविश्वास को बढ़ाती है। भाई जनविश्वास कैसे बढ़ेगा? जब नैतिक संस्था होगी तो हमारे लोग क्या है, उस पर विश्वास करेंगे कि हाँ ये संस्था अच्छी काम कर रही है। अभी भी आप कुछ कंपनियों का उदाहरण देख सकते हैं, जैसे टाटा ट्रस्ट है, टाटा के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। भाई व्यापारी तो वो लोग भी हैं, लेकिन दूसरे व्यापारियों की तुलना में उसके ऊपर क्या है, लोगों का एक विश्वास है, लोगों का एक फेथ है, क्योंकि वहाँ क्या है, व्यावसायिक नैतिकता है, अर्थात उनके व्यवसाय में उनके सिद्धांतों में नैतिकता है। वो समाज के लिए भी काम करते हैं और अपने लाभ के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि संस्थाएं हैं, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो अपना लाभ तो कमाएगा ही,
लेकिन उसके साथ साथ वो क्या है, नैतिक भी है, अनुचित तरीके से लाभ नहीं कमाते हैं। तो इस प्रकार के आप उदाहरण दे दीजिए। देखिए सेकंड ARC द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने क्या कहा था, नैतिकता ही प्रशासन में जनविश्वास का आधार है। ये आप ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिख देना ऐसे ही, तो एग्जाम को क्या लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, इन्होंने सेकंड ARC भी पढ़ी है तो एक इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चन में तो सुशासन पूछा हुआ है ना। प्रशासन में ढांचे निष्प्रभावी हो जाते हैं, नैतिकता कमजोर होती है, तब प्रशासन में नैतिकता कमजोर होती है, तब ढांचे निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो अब एक नैतिक शासन की बात जरूर करनी चाहिए हमें, भाई नैतिक शासन होगा तो उसका क्या लाभ मिलेगा। देखिए इसमें ना आप एक डायग्राम बना सकते हैं। ये देखिए आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा आधा या 1 नंबर मिलेगा, और एग्जामिनर पढ़ते ही समझ जाएगा कि इसके कंसेप्ट क्लियर है। देखिए सबसे निचले स्तर पर लिखिए आप शासन, फिर लिखेंगे आप सुशासन, और फिर लिखेंगे नैतिक शासन। तो शासन तो क्या है भाई, शासन तो कोई भी कर सकता है। देखिए शासन भारत की में भी है, सरकार क्या है शासन करती है, शासन सऊदी अरब में भी है, और शासन अफगानिस्तान में भी है तालिबान का, और आप और आगे जाएंगे तो शासन उत्तर कोरिया में भी है, वहाँ के तानाशाह शासन कर रहे हैं। तो क्या शासन अपने आप में एक पूर्ण चीज़ है नैतिकता के लिए, या लोगों से डील करने के लिए, हमारे समाज को बढ़ावा देने के लिए? नहीं, शासन तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना, कठोर भी हो सकता है, नरम भी हो सकता है। शासन भ्रष्टाचार रहित भी हो सकता है, या भ्रष्टाचार भी हो सकता है शासन में। लेकिन केवल शासन ही आज की मांग नहीं है, क्योंकि आज लोगों को क्या है, मानवाधिकार चाहिए, है ना, उनको जीवन स्तर ऊंचा करना है, उनको बोलने की आज़ादी चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। तो इसके ऊपर का लेवल क्या होगा, सुशासन। सुशासन में क्या होगा, ये सब ध्यान में रखे जाएंगे आपके मानवाधिकार, और आपको प्रॉपर सेवा का लाभ दिया जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ तो व्यक्ति क्या समझ सकता है, अपने आप को तानाशाह समझ सकता है कि मैं राजा हूँ, ये प्रजा है और ये प्रजा मेरे लिए कार्य करेगी, है ना। लेकिन सुशासन में क्या होगा, सुशासन में राजा क्या समझेगा, जो भी राजा कहिए या जो भी सरकार के मुखिया है वो क्या समझेंगे, नहीं जनता मेरे लिए नहीं है, मैं जनता के लिए हूँ, अर्थात तभी सुशासन की भावना आ पाएगी। ये शासन हुआ, सुशासन हुआ, है ना। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। अब इनके भी ऊपर का जो चरम लेवल होता है वो होता है नैतिक शासन। इसमें आप उदाहरण दीजिए राम राज्य का, है ना। जैसे राम राज्य था, वहाँ क्या था, सबको बराबरी थी, है ना, सबको बराबरी थी, ईमानदारी थी, है ना, सत्यनिष्ठा थी। इसमें क्या है, जब सारे नैतिक मूल्य शासन के अंदर आ जाएंगे तो शासन बन जाएगा नैतिक शासन, और दिस इज द बेस्ट वन, है ना। तो आप ऐसे ये डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि वाह कितना अच्छा डायग्राम बनाए। अब ये देखिए नैतिकता के अभाव में क्या होगा, शक्ति का दुरुपयोग होगा और संस्थाएं निष्प्रभावी हो जाएगी। एक कथन लिख दीजिए आप सीधा सा इसमें, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ये लॉर्ड एक्टन का कथन है, पहले भी बताया था आपको। इसका मतलब क्या है कि शक्ति जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। हिंदी में लिख दीजिए आप इसकी कि शक्ति भ्रष्टाचार, ऐसे लिख दीजिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, और पूर्ण शक्ति, है ना, पूर्ण भ्रष्टाचार में बदलने की संभावना होती है। अर्थात जब एक व्यक्ति को इतनी शक्ति मिलेगी, चाहे वो कोई भी लोक सेवक है, छोटे स्तर का है या बड़े स्तर का है, जब उसके हाथ में पूरी पावर होगी तो उसके भ्रष्ट होने की भी क्या होगी, संभावना अधिक होगी। तो इसलिए शक्ति के साथ नियंत्रण भी जरूरी है। आप किसी को शक्ति दे रहे हैं तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते उसको। देखिए जैसे लोक सेवकों को काफ़ी कुछ शक्तियाँ दी गई है, लेकिन उनके ऊपर भी तो नियंत्रण है, किसका, लोकपाल का, है ना। अगर ये लोकपाल ठीक से कार्य करेगा तो मजाल है कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अन्य बहुत सारे विभाग हैं जो इनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। अब ये देखिए नैतिकता के अभाव में संस्थागत विफलता, क्योंकि यही सब बताना है हमें, क्वेश्चन में ये सब तो पूछा है कि संस्थागत ढांचे निष्प्रभावी हो जाते हैं, इसको हमें बताना है उदाहरणों सहित, है ना। तो कैसे निष्प्रभावी हो जाते हैं या कैसे विफल हो जाते हैं, ये देखिए। भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाएं, देखिए ये विफलता क्यों है, जब भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाएं ढंग से काम नहीं करेगी तो क्या है, वो संस्था जो, अर्थात ये जो संस्थाएं बनी हुई हैं CVC, लोकपाल जैसे संस्थान होने के बावजूद यदि अधिकारी नैतिक नहीं हो तो भ्रष्टाचार बना रहता है। देखिए यहाँ दो चीज़ों की विफलता है, संस्थाओं की तो स्वयं में एक विफलता है, ये तो विफल होगा ही होगा, निष्प्रभावी होगा। लेकिन जो ये लोकपाल है, लोक सेवक है, ये भी नैतिक नहीं रहेगा और भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा।
तो इनकी भी विफलता है ये, और ये भी इनकी भी विफलता है। कोई भाई ये भ्रष्टाचार करने के लिए थोड़ा ही अपॉइंट किए गए हैं सरकार ने, ये तो जनसेवा के लिए अपॉइंट किए गए हैं। तो ये संस्थाएं निष्प्रभावी होती है तो अधिकारी नैतिक नहीं रहेगा। कानून का दुरुपयोग होगा। देखिए, जब भी संस्थाएं विफल होगी या कमज़ोर होगी तो कानून का हमेशा दुरुपयोग होगा, और कानून क्या है, बड़े लोगों के पक्ष में जाएगा। आप इसमें काफ़ी उदाहरण दे सकते हैं, है ना। कानून का दुरुपयोग आप देखते हैं कई बार क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, खुद हेलमेट नहीं लगाएंगे लेकिन जो हेलमेट के बिना है उनका चालान कर देते हो। तो ये क्या है, ये भी तो कानून का दुरुपयोग हुआ। भाई कानून तो सबके लिए बराबर है। तो ये इसको आप थोड़ा सा बता देंगे कि जब कड़े कानून होने के बावजूद भी चयनात्मक कार्यवाही प्रशासन की निष्पक्षता को कमजोर कर देती है। तो इससे क्या होगा, प्रशासन निष्पक्ष थोड़ा ही रहा। अगर कानून जो है केवल कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, सेलेक्टिव चयनात्मक कार्रवाई का मतलब यही है कि अगर कानून केवल कुछ लोगों के ही ऊपर प्रभावी है, वो कुछ के ऊपर नहीं है, कुछ उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। जैसे बार बार देखते रहते हैं आप मीडिया में, क्या देखते हैं कि जी मैं तो एमएलए का भाई हूँ, मैं उसका भतीजा हूँ, इस प्रकार की धौंस देकर के टोल कर्मियों की पिटाई होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, और कई बार संस्थाएं पुलिस क्या कार्य करती है, उनको पकड़ती भी नहीं है। लेकिन वहीं कोई एक आम आदमी होगा, गरीब, वो कुछ करेगा ऐसा तो उसको पकड़ लेगी। तो फिर क्या होता है, पुलिस की निष्पक्षता पर भी सवाल उठने लाजमी है। लोक कल्याण योजनाएं आगे देखिए लोक कल्याण योजनाओं पर तो क्या है, सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि योजना तो विफल होगी, उसके बाद क्या होगा, जो उसके लाभार्थी होंगे उनको भी लाभ नहीं मिल पाएगा, है ना। और योजनाएं चलाई क्यों जाती है भाई, सामाजिक कल्याण के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को कल्याण की जरूरत है, काफ़ी गरीब जनता है, तो उनके लिए ही तो योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे पीडीएस है, पीडीएस चलाई है, आरटीआई है, और बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना। तो ये योजनाएं जब ये पढ़ते हैं, योजनाएं मौजूद होने के बावजूद नैतिक संवेदनशीलता के अभाव में लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। अब आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि उड़ीसा का भी एक मजदूर था, उसको क्या हुआ, उसकी वाइफ मरने के बाद उसको एम्बुलेंस नहीं मिली, है ना, और वो साइकिल पर अपनी वाइफ की जो है बॉडी बांध कर लेके गया, है ना। तो ये क्या है, ये नैतिक संवेदनहीनता ही तो है ये। तो जबकि एम्बुलेंस सेवा तो उपलब्ध है वहाँ सभी के लिए, तो अंतिम व्यक्ति अर्थात जो गरीब व्यक्ति है उसको लाभ ही नहीं पहुँचेगा। तो फिर महात्मा गांधी का कथन लिख दीजिए आप कि भाई उस महात्मा गांधी के जो विचार है फिर वो कैसे हम जमीन पर उतार पाएंगे। महात्मा गांधी का एक विचार क्या था कि जब भी आप कोई योजना बना रहे हैं या कोई निर्णय ले रहे हैं तो हाशिए पर पड़े व्यक्ति के बारे में सोचे कि उसको उससे कैसा लाभ मिल सकता है। ये कथन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये कथन लिखोगे तो और आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा। अब ये देखें, लास्ट हेडिंग देखते हैं, नैतिक प्रशासन में संस्थाएं कैसे प्रभावी बनती है। अब ये तो प्रभावी नहीं बनती है वो बताया, अब प्रभावी कैसे बनती है ये भी आप समझिए। भाई जब नैतिक शासन होगा, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का वास्तविक पालन तभी होगा, है ना। देखिए जब व्यक्ति नैतिक होगा या लोक सेवक नैतिक होगा तो खुद ही अपना उत्तरदायित्व आगे बढ़ कर लेगा, है ना। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं। आप कैसे, जब ट्रेन दुर्घटना हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था खुद से ही, उनसे मांगा नहीं था किसी ने, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं रिजाइन करता हूँ अपने पद से। पारदर्शिता आती है, पारदर्शिता में देखिए जब नैतिक होगा शासन, वो कुछ छिपाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, पारदर्शिता रखेगा, किस प्रकार से निर्णय लिए गए हैं। उदाहरण के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा गया है, अगर टेंडर दिया है किसी सड़क के लिए तो वो सीधा सीधा उसका टेंडर जिसको दिया गया है उसकी प्रक्रिया समझा देंगे लोगों को, पारदर्शी बना देंगे नियमों को कि भाई इस आधार पर इसे टेंडर दिया गया है, इनकी गुणवत्ता अच्छी है, पैसे कम ले रहे हैं सरकार से, इनका एक्सपीरियंस है। तो पारदर्शिता वो खुद ही आगे बढ़ के करेंगे अगर उनके अंदर नैतिकता है तो। जनहित को सर्वोच्च मानने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि लोक सेवक सभी संस्थाएं जितनी हैं जनहित के लिए बनाई गई हैं। तो जनहित को वो सर्वोच्च मानेगी कि वो समझेगी भाई ये हमारी जिम्मेदारी है लोगों का हित करने की, कोई हम उनके ऊपर एहसान नहीं करने, उनका हित करना ही हमारा कर्तव्य है। अगला देखिए, सेवा भाव और करुणा का समावेशन होगा। देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये किसी भी नियम कानून से नहीं आ सकती है। कोई ऐसा नियम तो बनाएंगे नहीं कि आपको सेवा करनी है लोगों की, ये कोई तो नियम तो होगा नहीं सीधा सीधा। अगर होगा भी तो सेवा करने का कोई पैमाना होता नहीं कि ये अधिकारी कितनी जनता की सेवा कर रहा है, उसका कोई पैमाना थोड़ा ही है। लेकिन जब उसके अंदर नैतिकता होगी, देखिए ऐसी करुणा है,
अब ये करुणा किसी के अंदर जबरदस्ती कोई ठूस नहीं सकता ना, कोई भी नियम कानून। देखिए, अगर सड़क पर एक व्यक्ति पड़ा है ना, इसका उदाहरण दे सकते हैं आप। अगर सड़क पर कोई घायल व्यक्ति पड़ा है और मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैं कोई लोक सेवक हूँ, है ना, या एक सामान्य व्यक्ति भी हूँ, तो मैं उसकी हेल्प नहीं करता हूँ, तो मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, है ना, मैंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ये एक नैतिक अपराध तो है ना, कानूनी भले ही ना हो। लेकिन अगर मेरे अंदर नैतिकता है तो अपने आप करुणा आ जाएगी, करुणा का मूल्य कि नहीं भाई, जो है घायल व्यक्ति पड़ा है, भले मेरे ऊपर इसका कोई लीगल दायित्व नहीं इसकी मदद करने का, लेकिन मुझे क्या है, इसकी मदद करनी चाहिए, इसको उठाकर कहाँ, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए एटलीस्ट। तो करुणा का समावेशन जो है ये नैतिकता से ही आता है। और करुणा का समावेशन व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है, संस्थानों के अंदर भी हो सकता है। आगे देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद है, जैसे समानता का अधिकार बोलता है ना, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है हमारा संविधान, न्याय की बात भी तो करता है प्रस्तावना में, समानता की बात करता है ना। अनुच्छेद 21 मानवीय गरिमा की बात करता है, क्या है, जीवन स्तर की बात करता है कि अच्छा जीवन मिलना चाहिए सभी को। तभी सार्थक होते हैं जो हमारे संविधान के जो निर्देश हैं या मूल्य हैं या दिशा निर्देश हैं, ये तभी सार्थक होते हैं जब प्रशासन नैतिक हो, अन्यथा इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता है ना। अब आप देख लीजिए, ये अच्छे से हमने डिस्कस किया है, और ये निष्कर्ष का लिख देते हैं एक छोटा सा निष्कर्षतः संस्थागत ढांचे शासन का शरीर है, यानी कि बॉडी है केवल, भाई ढांचे तो केवल बॉडी है, जैसे हमारा शरीर क्या है, हमारी बॉडी है ना, जबकि नैतिकता उसकी आत्मा है। तो हमारी बॉडी है, हमारे पास कितना कोई कमज़ोर हो सकता है, कोई पावरफुल हो सकता है, उस बॉडी का क्या फ़ायदा अगर उसकी आत्मा ही अच्छी नहीं है। ये समझिए, अच्छी आत्मा होगी तो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी शारीरिक शक्ति का सदुपयोग करेगा, है ना। और अगर नैतिकता नहीं है व्यक्ति के अंदर, वो उसका सदुपयोग नहीं करेगा, है ना। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे अभी कहाँ, हरियाणा के शायद गुरुग्राम में था एक बॉक्सर, फरीदाबाद या कहीं इधर ही था, वो देख लीजिए उदाहरण। उसने क्या किया, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, तो उसने उसका विरोध किया, हालांकि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, तो उसके अंदर नैतिकता थी, तो उसने अपनी बॉडी का प्रयोग अच्छे से किया। वहीं आप दूसरा उदाहरण दे दीजिए, अभी दिल्ली में क्या हुआ था, एक सीआरपीएफ के जवान ने एक बच्चे को गोली मार दी थी, छोटा बच्चा 14-15 साल का। किस बात पर गोली मारी उसने, केवल इसलिए कि वो जो बारात में फेंके हुए पैसे है वो उठा रहा था। तो ये देखिए, उसने अपनी जो है बॉडी अर्थात अपने शरीर का गलत इस्तेमाल किया, क्यों, उसकी आत्मा गलत राह पर निकल पड़ी कि इसको गोली मार देनी चाहिए। ये देखिए भाई, आप एक सरकारी कर्मचारी हैं ऊपर से, या आप एक नॉर्मल व्यक्ति भी है, तो आपको क्या हक बनता है कि एक छोटे बच्चे को आप गोली मार दें, तो कहाँ गई नैतिकता। तो देखिए, उनके वहाँ भी ट्रेनिंग दी गई होगी जब उसकी भर्ती हुई होगी कि भाई आपको समाज में कैसे बिहेव करना है, लेकिन वो संस्था का ढांचा निष्प्रभावी हुआ क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नहीं थी। तो इस प्रकार के आप नैतिक उदाहरण दे सकते हैं, लेटेस्ट उदाहरण आप दे सकते हैं। आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है, वही जैसे आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय है, ऐसे ही नैतिकता के बिना संस्थागत ढांचा कोई भी है वो, या नियम या कानून निष्प्रभावी है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुशासन के लिए आवश्यक है कि संस्थागत सुधारों के साथ साथ नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण भी समान रूप से किया जाए। तो इस प्रकार से एक आप अच्छा सा निष्कर्ष लिखेंगे, और ये मेन बॉडी आपको बता दी और भूमिका पहले बताई थी, ये डायग्राम बता दिया, ये आपका एक परफेक्ट आंसर हो चुका है दोस्तों। तो हमारे संपादकीय से आप जुड़े रहे, यही हमारी खूबी है कि आपके केवल ऐसे ही पॉइंट बता के नहीं निकलेंगे हम कि भाई ये आर्टिकल में क्या बताया, उसको एग्जाम में कैसे लिखना है, एज इट इज़ भी आप लिख सकते हैं, और अपने से कुछ पॉइंट ऐड कीजिए, स्कोर अच्छा उत्तर बनाइए, क्योंकि कोई भी उत्तर परफेक्ट होता नहीं है, ये भी हमारा मॉडल उत्तर परफेक्ट नहीं है, आप इसमें अपने से जोड़िए। और ऐसे ही अगर आपको इस प्रकार के ही आप टेस्ट देने का आपका मन है, आप चाहते हैं कि आपका एथिक्स अच्छे से तैयार हो जाए विद कंसेप्ट, आप सीधा एग्जाम में क्या है और उसे 10-20 नंबर फालतू लेकर आए। एथिक्स के पेपर में आप 120-25 मार्क्स भी आराम से लेकर आ सकते हैं यूपी पीसीएस में, है ना। और वहीं अगर इसको आप नहीं पढ़ेंगे, आपको ऐसा लगता है कि एथिक्स तो मैं जानता ही हूँ, और ज़्यादातर बच्चे 80-90% यही सोचते हैं कि उनको एथिक्स पता है, वो लिख देंगे, तो फिर आपके नंबर आते हैं 70, 80, 60, यहाँ तक कि 40 भी नंबर आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, इसमें केवल कंटेंट काम नहीं करेगा, आपको भावनात्मक रूप से एग्जामिनर से जुड़ना पड़ेगा, उसको लगना चाहिए कि हाँ ये लिख रहा है तो ये कोई किसी आधार पर लिख रहा है, ये व्यक्ति नैतिक है। ऐसे नहीं कि इसने केवल प्रश्न का उत्तर दिया, हाँ ठीक है
पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया लिख दिया तो उससे आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप इस बैच से जुड़ जाइए। इसकी खासियत ये सब लिखी हुई है, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए व्हाट्सअप मैसेज से 9811504781। एथिक्स में आप हमारी गारंटी, आप 100+ मार्क आराम से ला सकते हो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। तो दोस्तों इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।